100 ट्यूशन बाद में सीट पकड़ा जो 196 से शायद आई थिंक मेरे हिसाब से आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, अपना 5वां चैप्टर स्टार्ट होगा। 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ना, लेट आने वाला को नुकसान होने तो थोड़ा सा तो ज़्यादा पता लगेगा। हाँ जी चलो देखो अपना चैप्टर है 5वां, चैप्टर नंबर डालो 5, चुंबकत्व एवं द्रव। अपना चैप्टर नंबर 5 है चुंबकत्व है मैग्नेटिज्म। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और अब ये 5वें और जो छठे चैप्टर चल रहे हैं, ये चैप्टर आपके आएंगे 2 नंबर या 3 नंबर के चैप्टर आएंगे दोनों। और छोटे चैप्टर है तो ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है नहीं, और इसमें भी आपके टॉपिक बताए गए हैं मेरे हिसाब से। एक तो शायद आई थिंक अगर लिख रखा हो रवि ना तुमने, तो भूचुंबकत्व हटाया इसमें से, है ना। एक तो भूचुंबकत्व हटाया और एक वो भौगोलिक याम्योत्तर वगैरह, वो दिक्पात कोण वगैरह वो सब हट गए शायद, है ना। और बता देंगे कल शुरू में तो अपन पढ़ते हैं, इसकी थीम पढ़ते हैं पूरी क्या कह रहा है। देखो बेटा सुनो भाई, चुंबक का विकास या फिर इसका उद्गम कैसे हुआ। देखो ग्रीक में माइसनर नाम एक स्थान था एशिया में, और उस स्थान पर जैसे अपना कोई भी एक पहाड़ मान लो या कोई जगह मान लो, उस पर मवेशी क्या करते हैं भाई, जीव जंतु चराते हैं। माइसनर नामक एक स्थान था, उसमें जीव जंतु क्या चराते थे मवेशी। तो अपने बड़े बूढ़े नहीं पहनते क्या, जूते नहीं पहनते, जूते पहनते उनमें नीचे कील लगी होती है। तो पहले जो जूता चलते थे उनमें और ज़्यादा मोटी कीलें लगी होती थी, बूट्स। अब आजकल तो ऐसे आते हैं उन कीलों को कहीं दिखता ही नहीं है, आजकल तो रबड़, आजकल तो बैंड उसको इस प्रकार से चिपका चिपक दे देते हैं। पहले कीलों के सहारे से टिकाया जाता था। तो जैसे ही वो चराते थे तो उस स्थान पर कई जगह ऐसी आई उस स्थान पर जब जैसे ही वो पैर को रख के आगे चलने का प्रयास करते तो उसको अपनी ओर आकर्षित करता। तो लोहे, कोबाल्ट, निकल जैसी वस्तुओं को उस पत्थर ने क्या किया, अपनी ओर आकर्षित किया। तो आकर्षित किया, बाद में इसको खोजा गया तो देखा कि भाई इसमें चुंबकीय गुण पाए गए। तो उसी स्थान को नाम दे दिया मैग्नेटाइट। मैग्नेट यानी चुंबक। तो वहां से उत्पत्ति हुई अपनी चुंबक। फिर मैंने इसके बारे में, चुंबक के बारे में आपको चौथे पार्ट में मैंने खूब अच्छे से बताया कि कोई भी अपना चुंबक, उसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक एन और एक एस होता है। इसको स्वतंत्रतापूर्वक पकड़ कर डोरी से बांध कर लटका देते, उत्तर दक्षिण दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक ठहरता है। ठीक है, इसकी मैंने प्रॉपर्टी बता दी थी 3-4 इसमें। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे चुंबक तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक तो क्या होते हैं, नेचर चुंबक तो होते क्या है बताओ इधर का। प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जो सीधे खदानों से प्राप्त किए जाते हैं, सीधे प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं। उनमें कोई छाट काट नहीं की जा सकती, उनका आकार आकृति कोई अपन को पता नहीं है भाई, निश्चित होता है, कोई पता नहीं, उधर कोई इतना सा जाए, कोई बड़ा आ जाए, कोई ज़्यादा बड़ा आ जाए। ठीक है। दूसरी बात आती है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक में क्या होता है, प्रकृति से जो चुंबक प्राप्त होते हैं उनको अपन उनकी अशुद्धियों को हटाकर हम हमारे हिसाब से आकार में जो डालते हैं, हमारी सुविधा के अनुसार निकालते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, कृत्रिम चुंबक। और ये जो मैग्नेटाइट होता है, एक अयस्क होता है, इसका जो सूत्र होता है ये होता है Fe3O4, पूछा जा सकता है तो ग्रीक में, एशिया में एक मैग्नाइस नामक एक स्थान था, उस पर अपने लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को गुण को कहते हैं, उसको आकर्षित करने का गुण पाया गया। और उस गुण के पाने के कारण फिर खोजा गया, उस जगह को नाम ही क्या दिया, मैग्नेट दिया, मतलब चुंबक नाम दे दिया। ठीक। चुंबक अपने 2 प्रकार के हो रहे हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं सीधे खदानों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। दूसरे चुंबक कृत्रिम जो प्राप्त किए गए खदानों से, उनमें हम अशुद्धियां छांट कर दूर कर देते हैं, हमारे हाथों से जो बनाते हैं, हमारे अकॉर्डिंग बनाते हैं। कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा बनाया गया निर्मित चुंबक, वही हमारा क्या कहलाता है, कृत्रिम चुंबक हो गया। फिर आगे हम और देखेंगे कि इसमें कृत्रिम चुंबक आ गए, लोह चुंबक, वो स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, दोनों चीजें देखेंगे। कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार का होता है। कृत्रिम चुंबक 2 टाइप का, पहला तो क्या होता है स्थायी, दूसरा क्या होता है अस्थायी। अब पहला अपना जो चुंबक है वो कौन सा होता है, स्थायी चुंबक। दूसरा क्या होता है अपने पास में, अस्थायी चुंबक। बताओ स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक क्या होंगे, बताओ और तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ। बताओ स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक बताओ। और स्थायी का मतलब चुंबक का स्थायी समय, लिमिटेड समय तक
बहुत समय तक चुंबकत्व रहता है निश्चित समय के लिए। स्थायीकरण करता है, उसका मतलब निश्चित रहता है, लंबे समय तक चुंबकत्व गुण उसमें उपस्थित होते हैं, वो अपना क्या होता है स्थायी चुंबक। और लंबे समय तक जो चुंबक गुण उपस्थित नहीं होते हैं वो क्या होता है अस्थायी चुंबक। जैसे स्थायी चुंबक स्टील, टंगस्टन। जी हाँ, स्थायी चुंबक समझ गए, अस्थायी चुंबक समझ में आ गया ना बात? लिखा दे, लिखो। लेट आने वालों को थोड़ी सजा मिलने दो, थोड़ा इसलिए जल्दी चल रहा हूँ। लिखो, एशिया में माइसनर के मैग्नीशियम नामक स्थान पर, मैग्नीशियम नामक स्थान पर एक ऐसे पदार्थ की खोज हुई जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट को आकर्षित करने वाला था। ऐसे पदार्थ की खोज हुई जो निकेल, कोबाल्ट, लोहा को आकर्षित करने वाला था। आगे लिखो, इस पदार्थ को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर यह अपने आप को उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कर लेता है। यह अपने आप को उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कर लेता है। इस पदार्थ को चुंबक कहते हैं। लेट क्यों है? तेरी नींद भूल जाएंगे अपना, आप चांटे पड़ेंगे जब टेस्ट देगा। आगे लिखो, मैं नींद खोलूंगा और बटन। आगे लिखो, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक चुंबक, पहला हेडिंग दो, सीधे देखो, सीधे खदानों से प्राकृतिक चुंबक है। बताओ, फोटो बना लेना, तेरा फोटो में काम करो, तेरे से कह रहा हूँ। मेरी प्रणाली सर में तो मैंने तो सर ट्यूशन स्टार्ट करने से पहले बना ली। सीधे खदानों से प्राप्त चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। तो जल्दी नहीं आया जाता क्या? सर नहीं पहले ध्यान देता है पढ़ाई निकाल में। इसका आकार अनियमित होता है। तथा इसमें तो इसका आकार तो अनियमित होता है, एक लिख लिया होगा आपने। तथा देखिए, इसका आकार अनियमित होता है तथा इसमें चुंबकत्व, ब्रैकेट में लेना चुंबकीय गुण, चुंबकत्व या ब्रैकेट में लेकर चुंबकीय गुण कम पाए जाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल में,
मैग्नेटाइट, ब्रैकेट में लिखो यह लोहे का अयस्क, यह लोहे का अयस्क, कीबोर्ड पे लिख रहा है, लिख लो यह लोहे का अयस्क, और यह लोहे का अयस्क Fe3O4 है, Fe3O4 है, यह लोहे का अयस्क Fe3O4 है। अगले हेडिंग दो कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, समझा दिया ही मैंने। क्या आएगा भाई इसमें, कि मानव द्वारा जो प्राकृतिक चुंबक था उसकी अशुद्धियों को हटाकर जो चुंबक बनाया जाता है वो अपना क्या कहलाता है, कृत्रिम चुंबक। देखो मानव द्वारा प्राकृतिक चुंबक की अशुद्धियों को हटाकर, मानव द्वारा प्राकृतिक चुंबक की अशुद्धियों को हटाकर मानव द्वारा प्राकृतिक चुंबक की अशुद्धियों को हटाकर अधिक चुंबकीय गुणों वाली, अधिक चुंबकीय गुणों वाली चुंबक बनाई जाती है। अधिक, अब ये सही है, बैनान से पहन से कौन मैं डाउन हो गया, क्या हो गया, तब आराम से आराम से आराम बने, रेगुलर आ जा बने, मैं तेरे को सुनूंगा अच्छे से जाना ना। लिखो भाई, क्या लिखा, अधिक चुंबकीय गुणों वाली चुंबक बनाई जाती है, जिसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जिसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब बताओ चुंबक का निर्माण कैसे किया जाएगा, बताओ भाई। देखो सुनो भाई, चुंबक का निर्माण कैसे होगा भाई, लोह चुंबकीय पदार्थों को अपन क्या करते हैं, या तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे या किसी परिनलिका में रखेंगे। ये तुमने कई बार निर्माण किया होगा, पर थोड़ा सा चुंबक की मिट्टी में रगड़ते हो, फिर इसके चारों तरफ कड़े इकट्ठे हो जाते हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करके पलट करके फिर एक चुंबक बना लिया जाता है। नहीं तुमने खुद ने प्रयोग किए हुए मिट्टी, उससे जो भी लोहे की कड़ा आकर्षण कर करके मिट्टी धोने कड़े इकट्ठा करके उससे चुंबक बना। तो अपने जो लोह चुंबकीय पदार्थ, हालांकि इनके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का अपना लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, लोह चुंबकीय पदार्थों को अपन उच्च चुंबकीय क्षेत्र में या कोई परिनलिका में रखते हैं, या फिर किसी चुंबकीय क्षेत्र की परिनलिका उससे रगड़कर बंद करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या उसका निर्माण हो जाएगा, अपना एक मैग्नेट का निर्माण हो जाएगा। और मैग्नेट किसका है, इसका लोहे का। इसका ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है, लोहे का क्या होता है, तो Fe3O4। फिर ये दो टाइप से बनेगा भाई, कृत्रिम बना दिया इन्होंने, कृत्रिम बनाया तो कृत्रिम को हो सकता है कुछ तो निश्चित समय के लिए हो, कुछ अनिश्चित समय के लिए हो, कुछ स्थायी हो सकते हैं, कुछ अस्थायी हो सकते हैं। तो ये दो प्रकार से बनाएंगे हम इसको, एक तो स्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। देखो इसमें लोह चुंबकीय पदार्थों को उच्च चुंबकीय क्षेत्र में रखकर जी, लोह चुंबकीय पदार्थों को तो तरफ में लिख रहा राम रतन है यार खाना। लोह चुंबकीय पदार्थों को उच्च चुंबकीय क्षेत्र में रखकर या परिनलिका में रखकर चुंबक का निर्माण किया जाता है। अब देखो, लिखो पहला, लिखो स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक। तूने कल फोन किया था क्या मेरे को, क्या देखो बेटा, स्थायी चुंबक क्या लिखोगे, छोटी छोटी परिभाषा चल रही है अभी, और ये पार्ट उसको समझ में आएगा
जिसके पहला पार्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो और जिसको पहला पार्ट नहीं भी पढ़ा हो तो ये बिल्कुल शुरू से भी समझ में आ जाएगा। जैसे वहाँ अक्ष पे पढ़ा है, मैंने अक्ष पे पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है, ये क्या नाम आकाश। तो बेटा लाइब्रेरी रहता है तो ऑनलाइन ले लिया था क्लास, चौथे पार्ट को कवर कर ले कंप्लीट। ठीक है भाई, चौथे पार्ट की है कितनी क्लास है, 12-13 क्लास है, करा दी वो खोल दिया, जिसमें से 5-6 क्लास रूम ले रखी, यहीं पढ़ रखी, बच्ची 5-6 क्लास उसको कवर कर ली। धीरे धीरे कवर करेगा तो इतना ही कम होगा, बाद में करा देंगे, कराने की मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन बात यह है कि 14 तो कंप्लीट कर लेते हैं, करा देंगे, 2 तक तो यहाँ भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक में लंबे समय तक, स्थायी चुंबक में लंबे समय तक चुंबकत्व रहता है। आगे लिखो इनका चुंबकत्व, इनका चुंबकत्व आसानी से नष्ट नहीं होता, इनका चुंबकत्व आसानी से नष्ट नहीं होता। अरे स्थायी मतलब परमानेंट हो गया, वो तो फिक्स हो गया। इनका चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है, इनका चुंबकत्व क्या होता है भाई, लंबे समय नष्ट नहीं होता। क्या कहलाता है, स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक कहलाता है। इनका चुंबकत्व आसानी से नष्ट नहीं होता, स्थायी चुंबकत्व कहलाता है। एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल आ सकते हैं इसके, कठोर स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन, कोबाल्ट, टंगस्टन, और क्या लिखा है मैंने, टंगस्टन और मिश्र धातुओं या कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट स्टील, मिश्र धातुओं या अन्य लोह चुंबक, बीच में भी बोला था कोबाल्ट स्टील के बाद में कोबाल्ट स्टील हो, टंगस्टन हो, टंगस्टन, तो मिश्र धातुओं या अन्य लोह चुंबकीय पदार्थों से बनकर बने होते हैं। अगला लिखो अस्थायी चुंबक, या आप लिख के लाओगे इधर से, क्या लिखोगे इसकी परिभाषा, ऐसे चुंबक जिसमें चुंबकत्व को एक निश्चित समय के लिए होता है, उसके बाद हट जाता है। इनका चुंबकत्व को जो गुण होता है वो लंबे समय तक नष्ट नहीं होता उनका, तो लेकिन इनका नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप लिख के लाओ। अब आप सोचो क्या होते हैं, ये सोच के घर से करके लाओगे। ठीक है, अब देखो बेटा कुछ परिभाषाएं निकाल रहा हूँ मैं, छोटी छोटी सी परिभाषा, इसमें से देखो ज्यादातर अब देखो ब्लूप्रिंट इस टाइप का आता है। पिछली साल का जो ब्लूप्रिंट था उसमें 5वें और 6ठे पार्ट में से छोटे क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट था, 1-1 नंबर, 2-2 नंबर के पार्ट थे दोनों। अब की बार भी हो सकता है छोटे क्वेश्चन आना है, क्या पता कई बार ब्लूप्रिंट के हिसाब से कभी पेपर नहीं बैठता, 50% पेपर को बिगाड़ता है पेपर वाला। तो हमेशा कई बार इसमें 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन दे दें, बड़ा क्वेश्चन दे दें, हालांकि छोटा क्वेश्चन आने का पूरे चांस है इसमें। तो परिभाषा लिखो ध्रुव, पोल। अब इसको बाहर तो बताएगा ध्रुव क्या होते हैं चुंबक के। हाँ बता बताओ जहाँ पर NS को आकर्षण प्रतियोगिता अधिकतम होता है। हेडिंग ध्रुव था कि चुंबक के ध्रुव के वे भाग जहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्षमता क्या होती है भाई, सर्वाधिक होती है, क्या कहलाते हैं हमारे, ध्रुव पोल कहलाते हैं। और पोल को जैसे हमारे पास में ये आ गया, ये दे दिया हमारे पास, ये N हो गया, ये S हो गया। देखो परिभाषा देखो, किसी चुंबक के वे भाग, किसी चुंबक के वे भाग जहाँ पर, किसी चुंबक के वे भाग जहाँ पर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता सर्वाधिक हो। आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता सर्वाधिक हो, ध्रुव कहलाते हैं।
कितने प्रकार का होता है अजीत? कितने प्रकार का होता है? उत्तरी और दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को हम क्या ले सकते हैं? धनात्मक आवेश, ऊपर की साइड है। नीचे वाले को, दक्षिण वाले को हम क्या ले सकते हैं? ऋणात्मक आवेश। जैसे हम फर्स्ट पार्ट में करते हैं प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश करते हैं ना, ऐसे ये क्या हो गया? प्लस क्यू आवेश, ये क्या हो गया? माइनस क्यू आवेश। ठीक, लिखो। यह दो प्रकार का होता है। पहला लिखो उत्तरी ध्रुव या धनात्मक चुंबकीय आवेश। दूसरा लिखो दक्षिण ध्रुव या ऋणात्मक चुंबकीय आवेश। अब भाई आप देखो, अब आपके पांचों पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा। देखो मैं भी लॉजिक लगाने जानता हूँ और आप भी जानते हो। देखो बच्चे क्या करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अभी किताब जैसे जैसे पूरी होती जाएगी, आधी फीस जिसकी जमा है, फिर वो क्या करते जाएंगे, जब टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे वीकेंड निकलता जाएगा, फिर वो बुक छोड़कर फिर ड्रॉप हो जाते हैं। तो मैं सेकंड किस्त लेने का टाइम हो साफ कह रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी करीब करीब 10-12 हज़ार रुपये का नुकसान होगा था, इस चक्कर में आपकी बार नहीं करता। इसलिए अब सेकंड किस्त आप बिल्कुल अपनी पे करवाइए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर आप पे करो, ठीक है। अब लिखो चुंबकीय अक्ष, वही चल रही है विद्युत अक्ष, याद हो तुमको? निरक्ष, अक्ष, निरक्ष। तो अक्ष क्या होती है बताओ? भाई दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्ष तो कहलाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगी? चुंबक का अपने पास में मान लो कोई चुंबक इस प्रकार से रखा हुआ है, एक तो एन हो गया, एक तो चुंबकीय अक्ष, ये दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है, क्या कहलाएगी? चुंबकीय अक्ष। और निरक्ष की बात आ जाए तो निरक्ष क्या हो जाएगी? इस इनके जो ऊर्ध्वाधर अक्षों को मिलाने वाली जो रेखा है अपने पास, वो क्या कहलाएगी? हमारी निरक्ष। निरक्ष तो कहलाएगी हमारी। और हमने निरक्ष ये भी देखा था, बीच में जो ऊर्ध्वाधर होकर जो रेखा गुजरती है हमारी, वो क्या कहलाती है? निरक्ष। निरक्ष का दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? विषुवतीय रेखा। मैंने बताया था निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, विषुवतीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। कई बार विषुवतीय नाम दिया जाता है और कई बार निरक्ष दिया जाता है और कई बार ऊर्ध्वाधर दिया जाता है। ध्यान रखना होगा। अब हो रहा है कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल आसान चीज चल रही है, लिखो। इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। चुंबकीय अक्ष में लिखो चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो आप, ये वाला ऊपर वाला याद रहेगा। हो गई? अब लिखो हेडिंग चुंबकीय, ये बनाना है तो बना ली। देखो आजकल स्टूडेंटों की जो ड्रीम लाइफ है इस टाइप हो गया है। देखो कोई सा भी स्टूडेंट हो जाए, चाहे आजकल 6ठी क्लास का हो, चाहे 8वीं का हो, चाहे 10वीं का हो, चाहे 12वीं का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे कंपटीशन का हो, नाइट को तो लेट सोना और सुबह लेट उठना। तुम में से कम 90 में से मैं कम से कम ऐसे बच्चे गिना सकता हूँ, 3 से 4 स्टूडेंट ऐसे गिना सकता हूँ मैं, जो स्टूडेंट रात भर मतलब मिडनाइट तक जगे, 1-2 तक आराम। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट 1 या 2 बजे तक जगा वो पढ़ा नहीं है वो, क्योंकि ये अभी जुलाई चल रही है। और कोई भी स्टूडेंट 1 या 2 बजे तक क्यों नहीं पढ़ सकता, मैं स्टाम्प लिख के दे सकता हूँ। तुम में से तुम ही बता दो, हाथ ऊपर कर दो जो 1 बजे से पहले नहीं सोया करता। नहीं मैं बताऊँ बोलो ईमानदारी से। कार्तिक, रवीना, सर मैं तो 8 बजे सो गई थी। झूठ बोल रही है ना। तो झूठ ना भारत, आप तो बसों होने लग गया है इसलिए 12
कई स्टूडेंट हैं मतलब आपके मन नहीं लग रहा पढ़ने में, है ना, तो कृपया अपने मन को शांत से बैठाकर पढ़ाई करना। भले ही आप स्टूडेंट है, सामने वाला मूर्ख नहीं होता है, सब समझता है, ये ध्यान रखना। तो तुम लोग मूर्ख खुद को बना रहे हो या फिर घर वालों को। बेटा जहाँ तक अपना डेली रूटीन चले, किसी की ओढ़ मत करो कि पढ़ाना 2 बजे तक पढ़ाया, तो वो अभी गाना एक ट्रेंड में चल रहा है, फलाना क्या कहेगा, ढीका क्या कहेगा, तो रील भी तारी आ रही। तो फलाना ढीकना को तो छोड़ो, तुम तुम्हारे बॉडी के मेंटेन के अनुसार तुम तुम्हारी पढ़ाई करो, भले ही चाहे तुम 10 बजे तक ही पढ़ो। अब जिसके शरीर में जान इतनी सी है, अब वो बनना चाहे इतना तो नहीं होगा, नहीं होगा। मेरा कहना है जितनी क्षमता आपकी पावर हो उतना आप काम करो, बेफालतू की चीजों मत भूलो। प्रकृति से जब जब इंसान ने लोहा लेने की कोशिश करी है, विनाश हुआ है कि नहीं हुआ? तो ये बात है, विनाशित हो रहा है। मानगढ़ जैसे बाढ़ आ रही, रेगिस्तान में बारिश कितनी खतरनाक हो रही है, अब की बार दबाव की बारिश हो रही है। अब यहाँ तो तुम सब पाप पे बैठे थे, बाद में वही इतनी सी हो रही है थोड़ी सी। लिखो आगे, लिखो भाई चुंबकीय यामित तल। तुम्हारे साथ अब यामित तल, हालांकि इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब भी देख लो। देखो भाई सुन लो भाई, चुंबकीय, देखो अरे भाई सुन लो, चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल आपका क्या कहलाता है? चुंबकीय यामित। देखो चुंबकीय अक्ष होता है इनसे गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, निरक्ष आ जाए गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर ये वाला, ठीक है, वो तो निरक्ष हो गया। बीच में से मध्य बिंदु से जो गुजरने वाली रेखा है वो तो निरक्ष होती है, या ऐसे बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव के से बीच में से होकर गुजरने वाली रेखा चुंबकीय निरक्ष कहलाती है। अब आती है चुंबकीय याम्योत्तर। याम्योत्तर क्या कह रहा है भाई कि चुंबकीय ध्रुव से, एक सबसे बड़ी बात है बेटा, इस टाइम आई फ्लू आ रहा है, बहुत खतरनाक वाला। इस टाइम में बीमारी आई है आई फ्लू, लोगों की आंखें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, अपना बचाव रखें बहुत अच्छे से। आप मास्क वगैरह का यूज भी नहीं करो, किसी की आई आँख आ रही है तो उससे थोड़ा बच के रहो आप, या तो सोशल डिस्टेंस रखो आप उसके करीब। देखो कोई भी बच्चा हो बीमार हो जाए, जुकाम खांसी बुखार जो भी हो जाए, थोड़ा सा दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। आप खुद या तो आप घर चले जाइए, आइसोलेट रहिए, या आप फिर अपने हिसाब से कमरे में रहिए, स्कूल जाना बंद करिएगा। क्योंकि इस टाइम आई फ्लू बीमारी बहुत खतरनाक आ रही है, बच्चे बूढ़े बड़े सब में फैल रही है। आँख की में नहीं करा, दूसरों के आँखों की तरफ देखोगे तो सीधी सी बात आएगी। अपने बच के रहो, भीड़ भाड़ वाली जगह मत जाओ, जिसकी आ रही है उसके संपर्क मत रहो, ये इसका बचाओ। तो आँखों को बाहर से आओ तो साबुन आबुन से हाथ धो कर अपनी आँखों को छू, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नहीं सीधे 3 से 5 दिन जाएंगे आप, आज भी हो गया तो मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों ध्रुव से होकर गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल है अपना, वो क्या कहलाएगा? अपना चुंबकीय याम्योत्तर कहलाएगा। आगे आएंगे और दिक्पात कोण, नति नमन कोण, जब याम्योत्तर भी आएगा वहां भी पढ़ाएंगे फिर। तो ये रहा उत्तरी ध्रुव, ये रहा दक्षिण ध्रुव, इन दोनों से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल क्या कहलाएगा? अपना चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक, देखो के बता दो याम्योत्तर क्या है? तुम लिख तो सही तो, अच्छा हिंदी लिखूं? देखो भाई चुंबकीय ध्रुव से होकर, चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरने वाला, चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरने वाला, चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। तल, गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल। अगर अजीत रफ में लिख रहा होगा तो फुटेगा, रफ में लिख रहा होगा तो हाँ तो कोई यार बारिश है सारी, मौसम देख लेते ना हमारे। हाँ तेरी की तो प्रकृति अलग ही है ना, प्रकृति सही है। अब देखो बेटा एक अच्छा टॉपिक आ रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है छोटा। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम जो भी आपकी नीट है, IIT है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मानो तो हेडिंग लगाओ आप एक बार,
चुंबकीय ध्रुव प्रबलता, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता, पोल स्ट्रेंथ, इसकी परिभाषा तो क्या होगी भाई कि किसी चुंबकीय ध्रुवों को, इस चुंबक के ध्रुवों को आकर्षित और प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होती है ना, वो हमारी क्या कहती है भाई, ध्रुव प्रबलता कहलाती है। अरे हमने पढ़ा है ध्रुव हमारी क्या होती है कि वे भाग, हालांकि देखो चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, अब मैग्नेट में हमें बोलते हैं ना एन और एस, ये हालांकि फिक्स पॉइंट पे होते हैं, यहाँ मतलब यहाँ पे एन हो रहा है, यहाँ पे एस हो, ठीक है, थोड़े से चुंबक के अंदर दसे होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। तो ध्रुव क्या होता है कि वह भाग होता है जहाँ पर आकर्षित, अट्रैक्शन और रिपल्शन की क्षमता, वो अपना ध्रुव होता है। ध्रुव प्रबलता क्या होती है कि वह होती है जिसमें जहाँ पर आकर्षित और प्रतिकर्षित क्षमता करने की क्षमता होती है ध्रुवों को, वो हमारी क्या कहलाती है, ध्रुव प्रबलता। और ध्रुव प्रबलता में फिर टॉपिक क्या आएगा, यदि किसी क्षण को लंबाई के अनुदिश काट दो या फिर इसको उसकी लंबाई के लंबवत काट दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी क्षण को, ध्यान से समझना बेटा, इसको टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना कि आपके पास ये चुंबक था, अब यहाँ मैंने ले लिया प्लस का QM, देखो ये N सिरा है और ये S सिरा, N सिरे को प्लस QM लेते हैं ना, और ये ले लिया माइनस QM, ठीक है। मैग्नेट पोल आ गया ना, मैग्नेट चार्ज आ गया, ये अपना क्या कहलाता है, ये माइनस का मैग्नेट चार्ज आ गया, और ये अपने क्या हो गया N और एक ये S। तो लिखो एक परिभाषा लिखो इसकी, ध्रुव प्रबलता, यदि किसी क्षण के ध्रुवों को, यदि किसी क्षण के ध्रुवों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की, चुंबक के ध्रुवों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता, चुंबक के ध्रुवों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता ध्रुव प्रबलता कहलाती है। इसे QM मतलब मैग्नेटिक चार्ज, क्यों देखो पर लिख रहा था, जिसको नहीं लिखा था क्यों, क्योंकि पैर में है, क्यों क्योंकि पैर में है, QM से व्यक्त करते हैं। इसमें लिखवा गए किसी क्षण चुंबक को, बाहर सही चल रहा है, चल रहा चौथा पाठ ना चल रहा अपना पढ़ाया जो एकदम फिर रीजन है ना, वो टाइम कितना ज़्यादा 80 मिनट का मुख्य। यदि किसी क्षण चुंबक को लंबाई के अनुदिश, क्षण चुंबक को लंबाई के अनुदिश या लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में, लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो ध्रुव प्रबलता, लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो ध्रुव प्रबलता निम्न प्रकार बदलेगी। अब सबसे बड़ा इसका जो लॉजिक होता है ना, वो क्या होता है, बदलेगी। इसका जो लॉजिक होता है ना, वो ये होता है कि जो आपकी ध्रुव प्रबलता होती है ना, मोटाई के आधार पर चलती है। अगर उसकी मोटाई पर कम ज़्यादा किया जा रहा है तो ध्रुव प्रबलता ही कम ज़्यादा, और अगर उसकी मोटाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसकी ध्रुव प्रबलता पर कोई फर्क नहीं। तो ध्यान रखना, बस एक ही अक्षर ध्यान रख लेना, पूरा चीज़ सही। देखो मैं क्या, दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो निम्न प्रकार बदलेगी, ध्रुव प्रबलता निम्न प्रकार बदलेगी। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना भाई, इसको मैं बीच में से काट रहा हूँ, लंबाई के अनुदिश काट रहा हूँ। मान लो इसकी जो लंबाई है वो L है, अब इसको मैं यहाँ से बीच में से काट रहा हूँ, तो ये इसको मैं बीच में से काटूंगा तो ये कैसे बन जाएगी, एक तो ये इस टाइप में बन जाएगी और एक ये इस टाइप। तो बताओ इसमें QM कितना आएगा, दो छड़ बन गई ना। अरे भाई ये मार्कर है, इसको मैंने बीच में से काट दिया यूँ, यहाँ से लंबाई, इसकी दो छड़ बनेंगी नहीं बनेगी, तो ये कितनी होगी, लेंथ आधी आधी हो जाएगी सबकी। तो यहाँ भी कितना हो गया QM/2, यहाँ भी कितना हो गया QM/2 माइनस का, यहाँ भी कितना हो गया QM/2, यहाँ भी कितना हो गया QM। अब आप जोड़ लो इनको, QM/2 QM/2 क्या हो गया QM, इनको जोड़ोगे तो ये
हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब इसकी मोटाई पर फर्क पड़ रहा है, इसलिए इसकी ध्रुव प्रबलता भी फर्क पड़ रहा है। अगर अपन यूं कहते दूसरा टाइप, आपकी जो है छड़ है, ये QM हो गया और ये QM हो गया। अब इसको मैंने बीच में से काट दिया, बीच में से काटने पर एक इस प्रकार बन गई। इसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि चुंबक के सदैव दो एक सिरे का अस्तित्व नहीं होता है, दोनों सिरे उपस्थित होते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थिर आवेशों में जरूर एक एकल आवेश का अस्तित्व होता है। तो इसके काटा तो दो सिरे तो आएंगे, एक काटने पर दो सिरे नहीं आएंगे। छोटे छोटे चुंबक को काटो आप, दो सिरे उत्पन्न होंगे। तो मुझे एक बात बताओ भाई, इसकी मोटाई पर फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो इसकी ध्रुव प्रबलता बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं यहाँ। ऐसे कई बार इसमें न्यूमेरिकल बना देते हैं। इससे आपको इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी ध्रुव प्रबलता कितनी होगी, उसकी लंबाई की मोटाई बीच में काट, कोई नहीं, कुछ भी नहीं होगी, अपरिवर्तित है। हो गया? निम्न प्रकार बस बना लो, समझ लेना। वो तो आज भी नहीं आया वैसे, उसके लिए आएगा। अब लिखो भाई, आगे लिखो मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव। देखिए समझ में आ गया जी? देख आपा ने यहाँ को यहाँ से बीच में काट दिया, एक मोटाई में फर्क पड़ रहा है, आधी आधी होगी ना, आधी आधी। अपन ने यहाँ को अगर आप यहाँ को बीच में इसमें काट देंगे, मोटाई तो ये भी इतनी आएगी और ये भी इतनी आएगी। समझ गया? दोनों चुंबक के ध्रुव दोनों का अस्तित्व रहेगा अपना, एकल ध्रुव तो होगा नहीं हमारे, दोनों दोनों है। चाहे इसको छोटे टुकड़ा काटेंगे जब भी दोनों ध्रुव आएंगे। इस प्रकार इसमें इसकी मोटाई पर फर्क नहीं पड़ा। काटते हैं पीस, बराबर बराबर पीस काटते जाते, वही बात है। ठीक है, तो आगे लिखो चुंबकीय द्विध्रुव, डाइपोल मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल। बहुत अच्छे से, और आपका देखो पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ मैं, ज्यादा डिटेल से भी नहीं चल रहा और ज्यादा डीपली भी नहीं चल रहा। आपको बराबरी आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ठीक ठीक चल रहा है। ज्यादा डीप में जाते हैं टॉपिकों में, ज्यादा उसमें जाता है तो काफी बच्चों को नुकसान है। तो अपना अपना इतना ही चल रहे हैं कि हवा भी चलती रहे, हम भी जिंदा रहे, सीधी सीधी। ठीक है, ज़्यादा पर इतना ज़्यादा गहराई नहीं उतर रहे, अपन को अपना काम चलना है, अपने नंबर भी अच्छे आ जाए और अपन को समझ में मतलब इसको क्यों हेल्प करने मज़ा आ रहा है तो ना मज़ा नहीं आता। तो देखो चुंबकीय द्विध्रुव, अब बताओ मेरे को विद्युत द्विध्रुव का एक भाषा बोलो। आपका पहला चैप्टर रिवाइज हो रहा है। कोई दो एक विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से d दूरी या फिर d दूरी पर रखे हुए हैं, इस व्यवस्था में विद्युत द्विध्रुव है। हाँ भाई, विद्युत द्विध्रुव को मैं याद दिला सकता हूँ। देखो सुनो भाई, दो समान परिमाण के आवेश थे तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेशों के निकाय को हम क्या कहते थे? द्विध्रुव। इसका परिमाण कैसा था? समान। और प्रकृति कैसी है इसकी? है कि नहीं? यही इस व्यवस्था क्या कहलाती है आपकी? चुंबकीय द्विध्रुव। अगर मैं इसमें जोड़ दूं द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण में क्या हो जाएगा? किसी निकाय का एक चुंबक का आवेश का परिमाण और उसकी बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता था? आपका
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये सॉरी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ आएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। सेम चलेगी पर देखो ये अलग मामला है, ये तो जो पढ़ लिया इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपके ध्यान आ जाए। तो अपना चुंबकीय द्विध्रुव क्या है कि भाई किसी भी चुंबक क्षण चुंबक मान लो, उसके कितने हो रहे हैं, दोनों ध्रुवों का समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, तो वही व्यवस्था क्या कहलाएगी हमारी, चुंबकीय द्विध्रुव। जैसे समझे तो सर ये हमारा कोई चुंबक है, छड़ है, ये QM हो गया, ये -QM हो गया, समान ध्रुव है कि नहीं है भाई, परिमाण है मैं भाई समान है कि नहीं है, ध्रुव प्रबलता समान है इनकी, परिमाण में समान है, और प्रकृति कैसी है, विपरीत, तो व्यवस्था क्या कहला रही है आपकी, आघूर्ण नहीं कहला रहा, आघूर्ण अलग होता है, द्विध्रुव डाइपोल ओनली, वो डाइपोल मोमेंट होता है, ये डाइपोल है, तो इसकी दूरी जो बीच की ली जाती है देखो कैलकुलेशन के लिए सरलता के लिए 12 ली जाती है, आप 2a भी मान सकते हो 2r भी मान सकते हो, ठीक है, वहाँ भी यही थी। तो दोनों परिभाषा समझ में आ जाएंगी, क्या परिभाषा समझ में आएंगी, किसी भी चुंबकीय छड़ के दोनों आवेशों का परिमाण समान है और प्रकृति कैसी है, विपरीत है, व्यवस्था कैसे कहलाएगी, चुंबकीय द्विध्रुव। और किसी क्षण चुंबक के एक ध्रुव का जो आवेशों का परिमाण है वो और उसकी दूरी, उनका गुणनफल क्या कहलाएगा आपका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा, ठीक है, लिखा दें। यदि दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले, दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले चुंबकीय द्विध्रुव, सॉरी चुंबकीय ध्रुव उपस्थित हो, दो समान परिमाण में विपरीत प्रकृति वाले दो चुंबकीय ध्रुव उपस्थित हो, तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, हाँ चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है। आप चित्र बनाना चाहो ये वाला बना सकते हो। एग्जाम्पल लिख लेना, छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई, धारावाहिक कुंडली, छड़ चुंबक, धारावाहिक प्रणाली का, चुंबकीय सुई। आपका समझ में आ रहा है भाई, हाँ ऐसे आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर नया चैप्टर था ऐसे। देखो ओनली एक स्टूडेंट ने पेपर सही दिया था चौथे पार्ट में, बाकी किसी ने ढंग से पेपर नहीं दिया। संडे को पुनः चौथे पार्ट का टेस्ट है, तैयारी जारी रखे, और मेरे गुस्सा आ गया तो देख लेना, फिर 3 दिन तक नहीं आओगे, पहले कह रहा हूँ, ठोकूंगा अच्छे से, ये हो जी, छोटे से ठोक खाऊंगा तो फिर अपना भी नहीं आएगा। ये 3 दिन हालांकि तुम तो बहुत शुक्रगुजार करो जो पिछले बैच की तरह मैंने कितना ही छोड़ दिया, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, मैंने लिख रहा है छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई, धारावाहिक प्रणाली का। अब लिखो आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, क्या परिभाषा होगी बताओ, ये क्या होगी आपकी, छड़ चुंबक, किसी छड़ चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता का परिमाण, ध्यान सुनो भारत, ये क्या है आपकी छड़ चुंबक या दंड चुंबक या बार चुंबक, छड़ चुंबक का एक ध्रुव की, ये क्या होती है, ध्रुव प्रबलता, QM से दर्शाते हैं ना, ध्रुव प्रबलता का परिमाण, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 12,
उनका दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्षण चुंबक है, इसका एक ध्रुव है, इसकी ध्रुव गुरुत्वाकर्षण का परिमाण है और उसकी दूरी है बीच की, किसकी दोनों की, उनके क्या कहलाएगा? उनका गुणनफल आपका चुंबकीय द्विध्रुव। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम m से दर्शाते हैं, स्मॉल m से। मां किससे दर्शाते? स्मॉल p से। धीरे से कोशिश ये करना, जिसको पहले चैप्टर पढ़ लिया वो स्टूडेंट, ये चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर को एक बार रिवाइज कर, तो आपको ये चैप्टर मैं कह रहा हूँ 100 गुना टॉप समझ में आएगा। तो दोनों में आप मतलब वो करना, कैलकुलेटर लगाना, इसमें ये होता है इसमें ये होता है, उससे पढ़ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे पहला और पार्ट होता है, ये मेरा वादा है। इससे पहले पार्ट से पांचवें पार्ट को दोनों को कैलकुलेशन करके पढ़ना, आप नहीं भूलोगे कभी। पहले पार्ट को रिस्क पार्ट को दोनों को एक बार पहले पार्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जो बाद में पहले पार्ट पढ़ेंगे तब पांचवें पढ़ लेंगे। अब आप घर जाके पहले पार्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज मार देना और फिर इसको पढ़ना। मैं कह रहा हूँ आनंद आएगा आपको बहुत गजब से पढ़ने, इसने पढ़ लिया, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप नहीं छोड़ो, बहुत अच्छी बात है। तो अब लिखो इसमें चुंबक, देखो क्षण चुंबक के किसी क्षण चुंबक के किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता क्षण चुंबक के किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता क्षण चुंबक के किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता का परिमाण, एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता का परिमाण तथा दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी, दोनों ध्रुवों की मध्य दूरी का गुणनफल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता था? पी का ध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताओ क्या क्या होता है? एक तो डीवाई पढ़ा होगा आपने, कूलॉम इंटू मीटर। डीवाई पढ़ा था क्या? और एक क्या होता है बताओ? आप करके लाओगे, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। बीमा और ये मात्रा दोनों करके लाओ, ठीक है। करने में जोर आएगा कर, नहीं मुझे पता है मेरे को। ठीक है। भारत में किस चीज की जिद मत किया बेटा, एक बार प्रयास 5 मिनट करके देखना, मैं कहीं नहीं जाऊँ। मैं ये मत सोचा कर सर को नहीं आ रहा तो सर नहीं बता रहे। अरे सर मैं ऐसे नहीं हूँ सर, ये सोचता है घर जाके अगर कॉपी में नहीं करा, याद नहीं रहा तो फोड़ेगा गला के, बेफालतू में लड़ेंगे। एक बार पीछे का चैप्टर कम से कम उठा के तो देखोगे इस बहाने से। ऐसे तो कौन पढ़ता है, ऐसे तो हम ही तीरंदाज हैं। अब देखो ये टॉपिक मैं नहीं करवा रहा हूँ, बताओ तुमने एक चीज नहीं पूछी कि सर आपने कल परसों भी एक टॉपिक पढ़ाया था चौथे पार्ट में, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अलग पढ़ाया था। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण धारावाही लूप के लिए, वृत्ताकार कुंडली के लिए, धारा गुना क्षेत्रफल, मैंने पूछा ऐसे वो चीज वहां पढ़वा दी मैंने, लिखवा पैडिंग लगाओ। धारावाही लूप के लिए द्विध्रुव आघूर्ण को बता दो। बीमा से क्यों निकाले? धारावाही लूप के लिए डायरेक्ट मत लिखो। धारावाही लूप के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हेडिंग है। अब इसके लिए क्या क्या हो जाए परिभाषा बताओ भाई। धारावाही लूप में प्रवाहित होने वाली धारा और उसका क्षेत्रफल और उसमें फेरों की संख्या आपस में क्या कहलाएंगे आपके? धारावाही लूप के लिए चुंबकीय द्विध्रुव। गलती मत करना, एग्जाम में एक टॉपिक आ जाए
और आप डायरेक्ट चुंबकीय द्विध्रुवांगन समझ के डायरेक्ट टिका दो वो वाला ऊपर वाला, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना कि वृत्ताकार लूप पूछ रहा है या फिर नॉर्मल चुंबकीय द्विध्रुवांगन पूछ रहा है। अगर धारावाही लूप या वृत्ताकार कुंडली पूछ रहा है तो आपका सूत्र आपके पास में ये आएगा NIA, ठीक है ना। देखो पहली बात लिखा है, पीछे से लिख लोगे, दरबारा क्या है मैंने आपको ये पीछे से लिख लेना, सूत्र लिख लो डायरेक्ट। सर लिखा दो, देखो आप घर से पूछ सकते। सर अब परिभाषा तो लिखा दो इसकी। तेरे को याद नहीं है क्या? मत लिखो, कल लिखना पड़ेगा बेटा, कर जाकर बस लिख लेना। तो सारी जैसे नानू तुम्हारा का ही काम मेरा ना। देखो जोर बताओ, सभी को थोड़ा बहुत करा करो। अब एक छोटी सी परिभाषा हो रही है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। चलिए सेटिंग क्या करें, सेटिंग से क्या करें अब इसका जगह छोड़ दिया, लिख लेना घर से। अब तुम टेस्ट दिया तो टेस्ट में दिया था मैंने टॉपिक। देखो भाई चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। अब प्रभावकारी लंबाई सुनो भाई क्या होती है। देखो ये छोटी छोटी परिभाषा ये चैप्टर का निर्माण करेंगे पूरे का, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान से समझो। हाँ भाई प्रभावकारी लंबाई क्या होगी सुन लो भाई, कि चुंबक के जो अंदर के जो सिरे हैं, ध्रुव है, इनके जो लंबाई, इनकी जो मध्य की जो दूरी है, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमारी क्या कहलाती है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। ठीक है भाई, चुंबक है, चुंबक में कितने ध्रुव हैं, 2, और पहले ध्रुव से दूसरे ध्रुव इनकी जो लंबाई होती है ना, ये आपकी क्या कहलाती है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। हालांकि ये सिरे से और इसके बीच की जो लंबाई का जो प्रभावकारी लंबाई होती है 5/6 गुना होती है। अगर इसको कैलकुलेट करके अगर इसको निकाला जाए ढंग से, इन हमारे NCERT में मेंशन डायरेक्ट करना है। हालांकि ये कोई आपको काम की बात नहीं, अगर परिभाषा आ जाए तो आप इतना सा लिख देना, लिखो परिभाषा। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी को, चुंबकीय ध्रुव के मध्य की दूरी को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। आगे देखो, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई चुंबक की प्रभावकारी लंबाई चुंबक की कुल लंबाई का चुंबक की कुल लंबाई का 5/6 गुना 5/6 गुना होती है। और एक छोटा टॉपिक हो रहा है, फिर बस ये कराएंगे, 5/6 गुना होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा। देखो बेटा यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण। एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो क्षेत्र रेखाओं से आ जाए, 2022 में देख लो क्षेत्र रेखाओं से आया है, 2 <0 वाला क्षेत्र बनवाया है उसने, या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से आ जाए। एक क्वेश्चन यहाँ से और वहाँ से, दोनों में से आने की पूरे चांस। तो बताओ भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? बस विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो वे कारक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती, क्या कराएगी हमारी, कागज में प्रदर्शित करने के लिए जब रेखाओं का यूज किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी बताओ। भाई सबसे पहली बात तो हम क्या बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद रूप बनाती है, खुला बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या बनाती थी, भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा लूप बनाएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनाती थी, खुला लूप। और ये बंद वक्र बनाएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। दूसरी बात, इसकी जो दिशा होती है बाहर की तरफ वो कैसी होती है, N से S की ओर होती है, और अंदर कैसी होती है, S से N की ओर।
और परिभाषा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। काटेंगे तो कटान बिंदु पर क्या होगा, दो रेखाएं उत्पन्न होंगी जो संभव नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत आता है बंद लूप वाला, ये दो रेखाएं क्यों नहीं काटती, ये वाला। दूसरी बात कि जहाँ पर क्षेत्र रेखाएं ज्यादा सघन होंगी वहां पर प्रबल माध्यम होगा, प्रबल क्षेत्र होगा, जहाँ पर कम होंगी वहां पर दुर्बल क्षेत्र होगा। ये थोड़े देखो पहला, वे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अर्थात देखो वही बात आ रही है, अगर तुम समझो तो देखो प्लस टू आगे होता बाहर की ओर होता था ना, यहाँ क्या आ गया अपने पास, यूं मानो एन से एस की ओर, तो यहाँ से प्लस निकल के जा रहा है, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता प्लस का क्यू माइनस का क्यू, ये इसको क्या कर देगा, आकर्षित कर देगा, आकर्षित हो जाएगी, वही चीजें आ रही है, कुल मिला के निकल करता। ये देखिए बात वही है सेम, लिख लिया आपने, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, लिख लिया। ये काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है क्या कहलाती है। अब लिखो गुण या गुणधर्म। पहला लिखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है, किताब देना पड़ती है, बंद वक्र के रूप में होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूसरा लिखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर एन से एस की ओर तथा अंदर की ओर एस तथा अंदर एस से एन की ओर होती है, तथा अंदर एस से एन की ओर होती है। आगे लिखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगला लिखो, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होंगी, जो कि संभव नहीं है।
वक्र त्रिभुज में क्यों नहीं काट सकते। अब लिखो जिस अगला पॉइंट, जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तथा जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल होती है वहां प्रबल क्षेत्र होता है, वहां प्रबल क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। और जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। आप सुनो मेरी बात, आपके लिए होमवर्क है, जो तो मेरे मात्रक बताएं ध्रुव प्रबलता का ये, ठीक है, इसको आप चुंबकीय क्षेत्र से सूत्र लगा के मात्रक निकाल के देखना, निकल जाएगा आपसे, करके देखना, नहीं उतना बताऊंगा। दूसरा काम क्या करना है, जो स्टूडेंटों ने पहले पाठ पढ़ा है रफ कॉपी में, निरक्ष और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण निरक्ष पर, चुंबकीय क्षेत्र के कारण अक्ष पर तीव्रता निकाल के लाए। वहाँ यूज नहीं, वहाँ पर ई यूज करते थे, यहाँ पर बी यूज करना है। वहाँ पर क्यू यूज करते थे, यहाँ क्यू एम प्लस का माइनस का क्यू एम यूज करना है। चित्र सेम बनेगा, बिल्कुल एडिटिव बनेगा, थ्योरी भी बस बिल्कुल बनेगा। अपन वहाँ क्या दो चुंबकीय ध्रुव है, इस केंद्र बिंदुओं से आप दूरी पर कोई बिंदु है, आप लगा लेना, वहाँ को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर लिख लेना आप, दोनों समान आएंगे, V1 और V2 का मान परिमाण में समान है, दिशा विपरीत है, इनके घटकों में वियोजित कर देना, ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो जाएंगे, क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे। 2 V1 आएगा, V1 का मान रख देना, फिर कोस थीटा का मान निकाल देना, वहाँ से मान निकाल के फिर कर देना। इसी प्रकार अक्ष का निकाल करके देखना, हो जाएगा। अगर तुम ये दोनों टॉपिक को करने में सक्षम हो जाओगे तो आज तक की क्लास और कल तक की क्लास में आप राजा हुए, मान सारी चीज़ें आपको कवर आएंगी। अब नहीं करते तो आपको मुश्किल, एक टाइम पे नहीं आना, सबसे बड़ी मुश्किल बात हो रही है आज के लिए, टाइम पे नहीं आना, टेस्ट नहीं देना। एक वो ग्रुप में आज कल का पेपर डाल देना, जो बच्चा देना चाहे तो दे लेगा, तुम लड़के डाल दिया करो, उसको नहीं डालते, तुम डाल दिया करो, तो जो देना चाहता है वो दे लेगा। और जो टेस्ट वेस्ट नहीं दे रहे हैं, जो देखो बेटा मेरा कुछ नहीं जा रहा, फ्यूचर भविष्य आपका खराब है, हमारा कुछ भी खराब नहीं है, हमारे पैसे में 1 भी रुपये नहीं छोड़ेंगे, तो वो कितना ही जानकार है। दूसरी बात, आपकी फीस जमा होनी चाहिए सेकंड वाली कंप्लीट किस्त वाली, तो देखो फिर बच्चे चले जाएंगे, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैं आपको 2 दिन या 3 दिन का टाइम है, तेरे सिस्टर की प्रॉब्लम है तो तेरी प्रॉब्लम के बाद में जमा कर देना, ठीक है भाई। वो एक अलग बात होती है भाई, किसी की समस्या ज़्यादा ही हो तो वो एक अलग बात। बाकी आप सब अपनी प्रति गाँव से नहीं ले रही होने, मैं गाँव खाता में ले रहा हूँ, खाता से मिल रहा है ना भाई। धीरे धीरे अपने वही सेफ्टी पढ़ाई चालू करो। टेस्ट नहीं दिया ना, मैं तेरे टेस्ट देने के बुला लूँगा, आज बुला लूँगा अपने, ठीक है। और जिसने संडे की कहा है, संडे को चौथे पार्ट का और तीसरे पार्ट का टेस्ट लगेगा, याद करते रहना। बाद में फिर मेरे को मत कहना कि सर आपने नहीं कहा। 4th एंड हाँ जी बिल्कुल लगेगा, ठीक है। सुन लेना भाई सभी स्टूडेंट।